उत्तराखंड में हुआ बड़ा हादसा, पेड़ से टकराई स्कूल बस, एक बच्ची की मौत, 5 घायल। उत्तराखंड में सियासत हुई तेज, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने दिया बड़ा बयान, कहा धामी 5 नहीं 15 साल तक खेलेंगे मुख्यमंत्री की पारी। महाशिवरात्रि को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन अलर्ट, हरिद्वार के 112 शिवालयों में होगी सुरक्षा, 450 पुलिसकर्मी और पीएससी के जवान रहेंगे तैनात। नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और तमाम खबरों पर। जहां उत्तराखंड में हुआ बड़ा हादसा, पेड़ से टकराई स्कूल बस, तो वहीं एक बच्चे की मौत और 5 घायल बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के विकासनगर में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। स्कूल बस के पेड़ से टकराने के कारण एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 5 बच्चों के घायल होने की सूचना है। तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंच गई, साथ ही राहत बचाव काम भी शुरू कर दिया गया है। तो विकासनगर के बड़वाला वैन चेकपोस्ट बैरियर के पास ये बड़ा हादसा हुआ। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ गए। धनराज, जिस तरह से ये एक उत्तराखंड के विकासनगर में बड़ा हादसा हुआ है, जहां स्कूल की बस एक पेड़ में टकरा गई, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है और 5 घायल बताए जा रहे हैं, तो क्या कुछ है पूरी घटना? बिल्कुल, जिस तरह से आज एक बड़ा हादसा उत्तराखंड में देखने को मिला कि जो उत्तराखंड का विकास नगर है, वहाँ पर एक बस स्कूल के बच्चों से भरी हुई सीधी जाकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और 5 बच्चे अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। हालांकि जिस तरह से देखा जाए कि जो लापरवाही देखने को मिली है, और कहीं ना कहीं ओवरटेकिंग के कारण ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जब ओवरटेक बस कर रही थी तो उसी समय ये हादसा हुआ है। तो अब देखने वाली बात होगी जया कि कितने बच्चे और अभी चोटिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी बचाव कार्य वहां पर जारी है और लगभग बताया जा रहा है कि 50 से 60 बच्चे इस बस में सवार थे। जी, तो ऐसा बताया जा रहा है कि 5 बच्चे घायल हैं, तो अभी क्या उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया? क्या कुछ उनकी जो स्थिति है वो बनी हुई है? बिल्कुल जया, जिस तरीके से देखा जाए कि जो बच्चे हैं वो घायल हैं, 5 बच्चे अधिक चोटिल बताए जा रहे हैं। हालांकि बच्चे घायल और भी हैं, लेकिन उनको हल्की फुल्की चोट आई थी, उनको फर्स्ट एड देकर उनको घर भेज दिया गया है। लेकिन 5 बच्चे इसमें सीरियस बताए जा रहे हैं, उनको अभी अस्पताल में भर्ती किया गया है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी साफ तौर पर कहीं ना कहीं दुख व्यक्त किया गया है और साफ तौर पर जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं उनको मिलना चाहिए, इलाज उनको मिलना चाहिए, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए, और साथ ही दवाई की जो व्यवस्था है वो पूरी की जाए। जी जया, बिल्कुल, क्योंकि व्यवस्थाएं पूरी होना काफी जरूरी हो जाता है। तो स्कूल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ रुख अपनाया जा रहा है पूरे मामले पर? बिल्कुल जया, कहीं ना कहीं लापरवाही स्कूल प्रशासन के बीच में नजर आती है, क्योंकि बस में बैठने की जो कैपेसिटी थी उससे कहीं अधिक बच्चे इसमें सवार थे। तो कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होनी लाजमी है। इसके लिए परिवहन विभाग को भी निर्देशित कर दिया गया है कि परिवहन विभाग इस पर पूरी कार्रवाई करेगा, और हो सकता है कि शिक्षा विभाग स्कूल पर भी कार्रवाई करे, क्योंकि जब बच्चों की कैपेसिटी बैठने की इतनी गाड़ी में नहीं थी और इतने बच्चे इसमें भरे हुए थे, तो आखिर क्यों इतने बच्चे भरे गए थे? तो कहीं ना कहीं जो बस संचालक है उस पर भी कार्रवाई करना तय है, और साथ ही स्कूल प्रशासन पर भी कार्रवाई होनी लाजमी है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी जया कि कब तक ये कार्रवाई होती है, क्योंकि एक जान भी इसमें जा चुकी है, एक बच्चे की जान भी इसमें गई है। तो अब देखने वाली बात यही होगी कब तक इस स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई होती है। जो उत्तराखंड के सीएम हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी, इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है? बिल्कुल जया, जिस तरीके से देखा जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सतर्क इसमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि पूरी निगरानी वो इसे हादसे की कर रहे हैं। उन्होंने दुख भी व्यक्त किया है, और साथ ही उन्होंने जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया है कि जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो इस पर की जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ओवरलोडिंग का मामला निकलकर सामने आता है, कहीं ना कहीं इसमें परिवहन विभाग की भी लापरवाही सामने आती है कि क्यों स्कूल की बसें इस तरीके से ओवरलोडिंग करके चलती हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होनी लाजमी है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कहा गया है कि इस पर कार्रवाई जरूर होगी। जी बिल्कुल, इस मामले पे कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चों की बस में कैपेसिटी से ज्यादा बच्चे थे तो ये कहीं ना कहीं एक नुकसानदेह हो सकता है, और जो स्थिति वो खतरनाक हो सकती है। और जो यहाँ पर जानना चाहेंगे धनराज, जो बच्चे अस्पताल में भर्ती किए गए उनकी हालत अभी कैसी बनी हुई, क्या वो खतरे से बाहर है?
बिल्कुल जो है, जिस तरीके से देखा जाए, जो बच्चे अस्पताल में भर्ती किए गए हैं वो 5 बच्चे भर्ती किए गए थे। हालांकि उनके डॉक्टर जो जान है उनके खतरे से बाहर जरूर बता रहे हैं, लेकिन अभी भी नाजुक बनी हुई है और तमाम तरह की जो उनको दवाइयां मिलनी चाहिए वो तमाम तरह का इलाज उनको दिया जा रहा है। और डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों का कहना है कि हादसा बड़ा था, हालांकि चोट इतनी नहीं है बच्चों के, और बच्चों की स्थिति सही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि काफी खून भी बच्चों के शरीर से बहा है, तो उसके लिए भी लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है या अस्पताल प्रशासन है वो लगातार कार्रवाई कर रहा है और तमाम तरह की दवाइयां उन बच्चों तक पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों तक जल्द से जल्द इलाज का पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है। तमाम जानकारी के लिए धनराज बहुत शुक्रिया आपका। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पुष्कर सिंह धामी 5 साल नहीं पूरे 15 साल तक मुख्यमंत्री की पारी खेलेंगे। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ फिर सरकार बनाएगी। और तीरथ ने यह भी बात उनके आवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात के बाद कही। उन्होंने कहा कि हम परिवार के लोग हैं। तो जिस तरह से देखा जाए, यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी के लिए बड़ा बयान तीरथ सिंह रावत ने दिया है और कहा है कि क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, यहाँ पर अभी चुनावी समर चल रहा है, उसको लेकर बयानबाजियां तो चलती रहती, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा बयान तीरथ सिंह रावत की तरफ से सामने आया। उन्होंने कहा है कि 5 साल नहीं पूरे 15 साल तक मुख्यमंत्री की पारी अभी खेलेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसी के साथ उन्होंने ये भी दावा किया है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ फिर से एक बार उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाएगी। तो वहीं तीरथ ने उनके आवास पर पहुंचकर ये सारी बातें की, उनके आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की और उसी समय ये सारी बातें उनसे कही। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संचित शर्मा जुड़ गए। संचित, जिस तरह से देखा जाए, अब त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है और सीएम पुष्कर सिंह धामी के आवास में जब उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे। देखिए, जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार अपने कार्यकर्ताओं से जो एक एंटी इनकम्बेंसी उत्तराखंड के अंदर दिख रही थी बीजेपी के खिलाफ, उसको उन्होंने खत्म किया। और कहीं ना कहीं अब देखिए, जब चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है, अब चुनाव का रिजल्ट आना है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो पुष्कर सिंह धामी है वो सारे वरिष्ठ नेताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे सांसद हो, सभी ऐसे जो उनसे वरिष्ठ हैं, चाहे वो उम्र में हो, चाहे वो कद में हो, किसी भी उसमें हो, वो उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच आप देखिए कि वो तीरथ सिंह रावत जो पूर्व में मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रहे, उनसे मुलाकात करी और वर्तमान में सांसद है, उनसे मुलाकात जब उनके घर पर करने पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि पुष्कर सिंह धामी आने वाले 15 साल तक के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा उन्होंने उन्हें आशीर्वाद भी दिया और ऐसी बात भी उन्होंने मीडिया से कही है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि उत्तराखंड में जिस तरीके से अब पुष्कर सिंह धामी का समर्थन करते हुए जो उनकी पार्टी के नेता हैं वो खुलकर सामने आ रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं, तो इससे एक तरीके से माना जा रहा है कि जो राजनीतिक फेरबदल है वो उत्तराखंड में दोबारा होने जा रहा है। क्योंकि उत्तराखंड का जो मिथक रहा है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार और 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो इसी को लेकर के जो मिथक तोड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि दोबारा से उत्तराखंड के अंदर बीजेपी रिपीट करेगी। तो आप देखिए कि जो एक सर्वे माने या जो आंकड़े देखेंगे उनको लेकर के 38 सीटों की बातें कही जा रही है कि 38 सीट इस वक्त भाजपा लेकर के आएगी। तो उसी की चर्चा अगर जब की जा रही है कि 38 सीटें भाजपा लेके आएगी तो सरकार दोबारा बनाई जाएगी, तो उसे पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही बनाई जाएगी। ऐसी बात उनके पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं। बिल्कुल संचित, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए, अभी कुछ समय पहले दोनों में काफी खटास भी देखने में नजर आई थी, लेकिन अब उनके आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की है सीएम पुष्कर सिंह धामी से त्रिवेंद्र रावत ने और उनसे ये बात कही है। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि हम परिवार के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसका असर है ये विधानसभा चुनावों पे पड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, विधानसभा चुनाव तो उत्तराखंड के अंदर हो चुके हैं, मतदान हो चुका है। अब कोई उसका असर उत्तराखंड के अंदर ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप देखिए जब सरकार अगर उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो उसमें एक दूसरा नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक जो तमाम जो रणनीतियां या कहीं की जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के नेता इंटरनली उनके लिए पार्टी के खिलाफ कर रहे थे, अब उसका भी कहीं ना कहीं निपटारा होता नजर आएगा। लेकिन आप देखिए कि दोनों ही पार्टियां अपनी जो
सरकार बनाने की बात उत्तराखंड के अंदर कर रही है। और देखिए कांग्रेस पार्टी की अगर आप बात करेंगे तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध कर रही है और कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि जो पुष्कर सिंह धामी है वो इस वक्त इसलिए सब नेताओं से मिल रहे हैं और सारे नेता इसलिए उन्हें बुला रहे हैं क्योंकि वो समझ गए हैं कि उत्तराखंड में अब दोबारा से जो भारतीय जनता पार्टी सरकार लाने की बात कर रही थी वो नहीं आएगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए संचित बहुत शुक्रिया आपका। तो बढ़ेंगे अगली खबर पर, जहां विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस की तैयारियां अब जोरों पर हो गई हैं। 10 लाख नए सदस्य बनाने का कांग्रेस ने एक लक्ष्य लिया। इसी के साथ उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए परिणाम 10 मार्च को आएंगे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने की पूरी तैयारी कर ली है। तो वहीं राज्य में कांग्रेस ने सदस्यता अभियान के लिए 100 से अधिक प्रभारियों की टीम नियुक्त की है। इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं राज्य के कांग्रेस के महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में 2 नेताओं को प्रभारी बनाया गया और सभी संगठनात्मक जिलों के प्रभारी सदस्यता अभियान की नियमित रिपोर्ट लेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस सदस्यता अभियान डिजिटल तरीके से चलाएगी। तरफ से यहाँ पर सदस्यता अभियान है वो काफी जोर शोर कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए अब छठे चरण का जो चुनाव है वो होने जा रहा है, जहां सभी पार्टियों की तरफ से पूरी तैयारियां जोरों शोरों पर की गई है। तो कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ पर जो तैयारियां है वो पूरी मजबूत करने की कोशिश की गई है और राज्य में कांग्रेस ने सदस्यता अभियान के लिए 100 से अधिक प्रभारियों की एक टीम नियुक्त की है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता धनराज गर्ग जुड़ गए। धनराज, जिस तरह से देखा जाए अब कांग्रेस भी काफी हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से एक ये जो कदम उठाया गया है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की पूरी कोशिश करेगी और यहाँ पर एक सदस्यता अभियान शुरू किया गया और 100 से अधिक प्रभारियों भी की एक पूरी टीम उनके द्वारा नियुक्त की गई है। जी जया, बिल्कुल जिस तरीके से देखा जाए उत्तराखंड में अभी चुनाव समाप्त हुए हैं, हालांकि परिणाम आने में भी समय है, लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं अब अपनी मजबूती के लिए लगातार सदस्यता अभियान चलाने की बात कर रही है। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि 100 से अधिक प्रभारी उन्होंने बनाए हैं और 70 विधानसभाओं में वो उन प्रभारियों को भेजेंगे और वो प्रभारी वहां पर जाकर सदस्यता अभियान चलाएंगे और जो सदस्य नए सदस्य वो उत्तराखंड में कांग्रेस में जोड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी जया कि क्या कांग्रेस में सदस्य बनने के लिए लोग आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अभी जिस तरीके से देखा जाए कि कांग्रेस लगातार अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश अब करने लगी है, चुनाव के तुरंत बाद वो अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है और तमाम जो अभियान है उत्तराखंड के अंदर चला रही है। क्योंकि आपने देखा होगा जया कि इससे पहले बीजेपी एक इसी तरह का अभियान चलाती हुई नजर आई थी कि मिस कॉल दीजिए और अभियान से जुड़िए और आप सदस्य बनिए। इसी तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी अभियान छेड़ा है कि वो 70 विधानसभाओं में जाएंगे उत्तराखंड की और वहां पर प्रत्येक बूथ पर जाकर वो वहां पर सदस्यता अभियान चलाएंगे और सदस्य बनाएंगे। जया, तो इससे क्या कुछ अहम फायदा मिलता हुआ कांग्रेस को नजर आएगा? बिल्कुल भैया, जिस तरीके से देखा जाए क्योंकि विधानसभा के चुनाव अभी समाप्त हुए हैं और अब आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव भी होने हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोकसभा के चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने कदम उठाया और उस लोकसभा के चुनाव में जो सदस्य बनेंगे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में ही मतदान करेंगे। तो उसका जो परिणाम है वो सीधा सीधा लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब सदस्य बढ़ते हैं तो लाजमी है कि कुनबा बढ़ता है, तो लाजमी है कि मजबूती जरूर मिलती है संगठन को। उसी संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस की तरफ से अभियान चलाया गया है। 100 प्रभारी इसमें बनाए गए हैं और सभी प्रभारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है कि वो प्रत्येक बूथ पर जाकर सदस्यता अभियान चलाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये काफी अहम हो जाता है। अपना एक तरह से कुनबा बढ़ाने की भी कांग्रेस की तरफ से जो पुरजोर कोशिश है वो की जा रही है। तो इसी कड़ी में जो राज्य के कांग्रेस के महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 नेताओं को प्रभारी बनाया जाएगा। इसके साथ ही जो सभी संगठनात्मक जिले हैं उनको भी प्रभारी सदस्यता का अभियान की जो रिपोर्ट होगी वो दी जाएगी।
बिल्कुल जय, जिस तरीके से यदि हम मधुरा दत्त जोशी की बात माने तो उनका साफ तौर पर कहना है, क्योंकि उत्तराखंड में कोई विधानसभा 70 है और 100 प्रभारी बनाए गए हैं, तो कुछ विधानसभाएं ऐसी होंगी जहां पर 2-2 प्रभारी बनाए जाएंगे और वो प्रभारी कहीं ना कहीं एकजुटता का काम वहां पर दिखाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे तो 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी साथ में बनाए गए थे और उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया था। उस तरीके से अब जो प्रभारी बनाए जाएंगे वो भी कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। और जिस तरीके से देखा जाए कि वो जो 2-2 प्रभारी, जिस तरीके से जो विधानसभाएं बढ़ी हैं, चाहे हम देहरादून की बात करें या पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, तो जो विधानसभाएं बढ़ी हैं और विधानसभाओं में 2-2 प्रभारी बनाए जाएंगे, तो वो सीधा सीधा कहीं ना कहीं जो अभियान है उसको तेजी लाएंगे। क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें भी ज्यादा समय बाकी नहीं है, बहुत कम समय उसमें भी बाकी है, उसको भी मजबूती के साथ लड़ना है। तो उससे पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस एक संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बढ़ेंगे अगली खबर पर, जहां फागुन मास की महाशिवरात्रि को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से शिव मंदिरों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शिव मंदिरों में पुलिस के साथ ही पीएसी के जवान भी तैनात किए रहेंगे। उसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों और श्रद्धालुओं से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने की अपील करेंगे और कई शिव मंदिरों में लगे सीसीटीवी कैमरों से भी असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जाएगी। तो वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिरों की तरफ जाने वाले मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। इसके साथ ही महाशिवरात्रि को लेकर शिव मंदिरों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। पुलिस के मुताबिक जिले में करीब 112 शिवालय हैं जहां शिवरात्रि का मेला लगता है। शहरी क्षेत्र में इनकी संख्या 30 है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह जुड़ गए। जी धीरेन्द्र जी, जिस तरह से देखा जाए अब महाशिवरात्रि के इस पर्व पर जहां श्रद्धालुओं उनमें भी काफी उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है, तो वहीं सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो भी पूरी तरह से किए गए हैं। बिल्कुल यार, देखिए कोरोना काल के एक लंबे अवधि के बाद यह अवसर आ रहा है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालु हरिद्वार आ सकेंगे और जिले में जो 112 के करीब जो शिवालय है वहां पे वो जल चढ़ा सकेंगे भगवान भोलेनाथ को और उनकी पूजा अर्चना कर सकेंगे। इसमें से 30 शिवालय शहरी क्षेत्र में है जहाँ पे संख्या में श्रद्धालु आते हैं और कानून व्यवस्था के लिए कभी कभी चुनौती भी उत्पन्न हो जाती है। उस क्राउड को संभालना, उस क्राउड को कंट्रोल करना, तो उसके लिए इस बार हरिद्वार जिला प्रशासन ने बेहद जबरदस्त तैयारियां की है और पुलिस यानी सिविल पुलिस के साथ साथ पीएससी को भी इसमें लगाया जाएगा और सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जाएगी कि कोई असामाजिक तत्व ऐसी हरकत न कर सके जिससे श्रद्धालुओं को परेशानी हो। तो इस तरह से देखें कि इस बार की महाशिवरात्रि बहुत अच्छे ढंग से मनाई जाएगी और बहुत बड़ी संख्या में हरिद्वार में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। उसको देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी जो तैयारियां है मुकम्मल कर ली है और परसों यानी 2 मार्च को यह महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, अगर जिस तरह से देखा जाए कोरोना के काल में अब यहाँ पर मंदिर के पट खुल रहे हैं, अब लोग जाके श्रद्धालु जाके दर्शन कर पाएंगे महाशिवरात्रि के इस पर्व पर, तो यहाँ पर जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनको क्या कुछ जारी किया गया है? बिल्कुल जया, मैं पहले अपनी बात सुधार दी थी कि महाशिवरात्रि है वो कल यानी 1 मार्च को ही है, 2 मार्च को नहीं है, 1 मार्च को है। उसको लेकर के तैयारियां की गई है। कोरोना भले समाप्त होने की ओर है लेकिन अभी भी जो पॉजिटिव केसेस है वो मिल रहे हैं। उसको देखते हुए जो प्रशासन है वो कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता। सरकार ने भी एडवाइजरी जारी की है और इस भीड़ में जहाँ पे मेले में जो कोरोना का प्रोटोकॉल है वो प्राय उसका 100% पालन नहीं हो पाता, तो इस बार पुलिस प्रशासन की पूरी ये एक तरह से पूरा प्रयास रहेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ ही लोग वहां पे आए और पूजा अर्चना करें। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि क्राउड बहुत बड़ी संख्या में आता है तो इसका पालन कराना बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है पुलिस प्रशासन के सामने, लेकिन जो श्रद्धालु है अगर वो ध्यान रखेंगे और वो प्रयास करेंगे और प्रशासन का सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इस पर्व को, इस महाशिवरात्रि के महापर्व को बहुत आसानी से बहुत अच्छे से मनाया जाएगा और लोग अपनी आराध्य भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकेंगे। उनको अलग अलग जगहों से लाया हुआ जल भी अर्पित कर सकेंगे।
बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए दर्शन और पूजा के अलावा आपको कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि उसके लिए भी सुरक्षा बरतना काफी अहम हो जाता है। तो जो भक्त है उनको दोनों चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से देखिए, कोई भी इस तरह का जब आयोजन होता है तो उसकी सफलता का जो दारोमदार होता है वह द्विपक्षीय होता है। यानी एक तो पुलिस प्रशासन का पक्ष हो गया, या जो व्यवस्था कर रहे व्यवस्थापक है उनका पक्ष हो गया, और दूसरा जो उसमें शामिल हो रहे हैं उनकी अपनी भी जिम्मेदारियां होती हैं। और अगर जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी से निभाए, सतर्कता से निभाए, गंभीरता से निभाए, तो निश्चित रूप से जो कोरोना का खतरा है उसे कम किया जा सकता है। क्योंकि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो धीरे धीरे समाप्त होने की ओर है, लेकिन अभी भी इस बात की आशंका बनी हुई है कि अगर हम कोई लापरवाही करते हैं तो उसका संक्रमण एक बार फिर से तेज हो सकता है और हम एक नए संकट में फंस सकते हैं। तो कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन अब उसको यानी नए संकट से झेलने की स्थिति में नहीं है, इसलिए पूरी कड़ाई कर रहे हैं और करेंगे भी। और आम जनता से भी अपील कर रहे हैं लगातार कि वो भी इसका पालन करे और प्रशासन को सहयोग करे, जिससे आगे चल के किसी को भी किसी तरह के प्रतिबंध का सामना न करना पड़े। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका धीरेन्द्र जी। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर, जहां पीएम मोदी ने आज गति शक्ति के विजन और केंद्रीय बजट 2022 के साथ इसके अभिसारण पर एक वेबिनार को संबोधित किया। वेबिनार का आयोजन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया। इस वेबिनार के दौरान विभिन्न हितधारक मंत्रालयों के उच्च पदस्थ अधिकारी, प्रस्तुत शिक्षाविद और उद्योग के प्रतिनिधि एकजुट होंगे और भारत की लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार किया जाएगा। नमस्कार। इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति शक्ति निर्धारित कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास की यह दिशा हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य में असाधारण वृद्धि करेगी। इससे देश में रोजगार की भी अनेक संभावनाएं बनेगी। फ्रेंड्स, आमतौर पर हमारे यहाँ पुराना जो अनुभव रहा है और ज्यादातर एक परंपरा बन गई है कि जब जैसी जरूरत हो वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर लिया जाए, यानी टुकड़ों में आवश्यकता के अनुसार होता रहता था। और उसमें भी केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय और प्राइवेट सेक्टर में तालमेल की कमी होने का देश ने बहुत नुकसान उठाया। जैसे रेल का काम हो या रोड का काम हो, इन दोनों के बीच में सामंजस्य का अभाव और टकराव हम कई जगह पे देखते हैं। हमारे यहाँ भी होता रहा है कि कहीं एक रोड बनी तो दूसरे दिन पानी की पाइप बिछाने के लिए उसे खोद दिया गया। रोड दोबारा बनी तो सीवर लाइन बिछाने वाले ने आकर के उसको खोद दिया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विभिन्न विभागों के पास स्पष्ट जानकारी नहीं होती है। पीएम गति शक्ति के कारण अब हर कोई पूरी जानकारी के बीच अपनी योजना बना पाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।